ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज तुषार सिसोदिया। आपका एक बार फिर से स्वागत है बायोलॉजी विद तुषार सर में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जो कि बच्चों की बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आते हैं, एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं और थोड़ा सा टफ भी टॉपिक है, बच्चों की समझ में आसानी से नहीं आता किंगडम फंजाई। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट तक लेके चलेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो शुरू करते हैं हम किंगडम फंजाई। सबसे पहले बात करेंगे वही किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है, इसका एक और नाम होता है, इसको माइकोटा भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, दैट इज माइकोटा। माइसिटीज भी बोलते हैं। माइकोटा टर्म से ही माइसिटीज आया है। सबसे पहले हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि तो क्या क्या किंगडम फंजाई में होता है। किंगडम फंजाई के अंदर हम इसकी बात करें तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी सेलुलर और एंड यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। मल्टी सेलुलर का मतलब है बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल्स होंगी। मल्टी सेलुलर मींस एक से ज्यादा सेल्स होंगी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज यीस्ट। पूरी किंगडम फंजाई मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट, जो कैसा है, यूनिसेलुलर फंगस है। इसके अंदर एक ही सेल होती है, वही सेल न्यूट्रिशन कर रही है, वही रिप्रोडक्शन करती है, फ्रेगमेंटेशन वही करती है, बडिंग वही करती है। उसी के अंदर एक ही सेल पाई जाती है, दैट इज यीस्ट। और जितनी भी किंगडम फंजाई होती हैं सब फिलामेंटस होती हैं, ये नॉन फिलामेंटस है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में याद रख लेना। दूसरी चीज, जितने भी किंगडम फंजाई है सब यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, एटीएस टाइप के राइबोसोम्स होंगे। यूकैरियोटिक सेल के ये जनरल फीचर्स होते हैं। आई होप आपको ये सब पता होंगे। ये तो होगा इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। और भी इसके बारे में बात करते हैं। किंगडम फंजाई के पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और वो सेल वॉल जो है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन किंगडम फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। और ये जो काइटिन होता है इसको फंगल सेलुलोज भी बोला जाता है। ये फंगल सेलुलोज है। जैसे प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, ऐसे ही फंगस में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, इसीलिए इसे फंगल सेलुलोज भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है, व्हाट इज रिजर्व फूड? रिजर्व फूड क्या होता है? रिजर्व फूड होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म को जितना खाने की जरूरत है, मान के चलो कि 100 ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की जरूरत है बॉडी को, लेकिन आपने न्यूट्रिशन में कितने ले लिए, 200 ग्लूकोज की यूनिट ले ली, तो 100 ग्लूकोज की यूनिट क्या हो जाएंगी, रिजर्व हो जाएंगी बॉडी में आगे के लिए। तो जो रिजर्व फूड होता है इसमें, दैट इज ग्लाइकोजन। हमारे अंदर, हम एनिमल से, हमारे अंदर भी जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन ही होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किंगडम फंजाई की, तो इसके अंदर जो रिजर्व फूड होगा वो हमारा ग्लाइकोजन होगा। ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। अब हम एक मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जैसे हैबिटेट की बात करेंगे कि किंगडम फंजाई के अंदर कैसा हैबिटेट होता है, कहां पे पाई जाती हैं। फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में, कहां पे ये मेनली पाए जाते हैं। तो किंगडम फंजाई कौन है? फंगस कौन होती है? फफूंदी। फंगस एयर में, वाटर में, सॉइल में, तुम में, हम में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब जगह फंगस पाई जाती है। तो फंगस जो होती है वो एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स। अब कुछ सोच रहे होंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे पाई जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत तरह की बीमारियां करती हैं,
बहुत सीरियस बीमारियां, बहुत सीरियस डिजीज करती हैं किंगडम फंजाई की जो स्पीसीज होती हैं, वो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर बहुत तरह की बीमारियां करती हैं। जैसे कि हमारे अंदर रिंगवर्म होती है, जो दाद वगैरह जो होते हैं हमारे अंदर, वो फंगल डिजीज है, और बहुत सारी फंगल डिजीज हमें प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। तो इनका जो हैबिटेट होता है ये हर जगह पाई जाती है, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, प्लांट हो, एनिमल हो। इसीलिए हम इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन की जो किंगडम फंजाई का जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है अकर एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, अकर एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, सब जगह किंगडम फंजाई के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। देखो ये अकेला ऐसा ये किंगडम है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तुम हैबिटेट में देखो तो डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशन देखो तो न्यूट्रिशन में भी डाइवर्सिटी मिलेगी, तुम इसके स्ट्रक्चर देखो तो भी डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन में भी डाइवर्सिटी, बहुत ही डाइवर्स क्लासिफिकेशन है इसका। क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे। तो मेनली अभी हमने हैबिटेट की बात की है, उसके बाद हम इसके बात करते हैं इसकी कौन सी जगह ये पाए जाते हैं। तो जो फंगस होती है वो ग्रो करती है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे, ह्यूमिड प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो फंगस होती है वो वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करती है, जहां गर्म वातावरण हो, और ह्यूमिड मतलब जहां पे थोड़ी सी नमी हो, उस जगह पे फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है। जैसे कि अगर कोई ब्रेड है और अगर उस पर थोड़ी सी भी ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर थोड़ा भी ह्यूमिडिटी है, तो उस पर फंगस बहुत जल्दी लगेगी। और जैसे कि हमारे अंदर जहां पे हमारी बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर होता है, जैसे कि इन टॉयज के बीच में, उंगलियों के बीच में, नेल्स पे, इस जगह पे हमारे अंदर रिंगवर्म वगैरह बहुत जल्दी फैलता है ना, आर्मपिट पे, है ना। तो इन जगहों पे जहां पे टेम्परेचर कैसा हो, वार्म हो, टेम्परेचर गर्म हो और ह्यूमिडिटी हो, उस जगह पे फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है। इसीलिए हम अपने खाने को फ्रीज में रखते हैं। फंगस से बचाने के लिए हम अपने खाने को कहां रखते हैं? फ्रीज में रखते हैं। क्यों रखते हैं रेफ्रिजरेटर में? रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? बहुत कम होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है। और उस कोल्ड टेम्परेचर पर ना तो बैक्टीरिया खाने को बिगाड़ सकते हैं और ना ही फंगस बिगाड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंगस को जो वातावरण चाहिए वो चाहिए वार्म और ह्यूमिड, गर्म वातावरण चाहिए और जहां पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो। और कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब जैसे फंगस क्या ऐसे घूमती रहती है एयर में? नहीं, फंगस के स्पोर्स एयर में चारों तरफ रहते हैं। इस जगह पे भी जहां पे ये तुम देख रहे हो आपके चारों तरफ, इस जगह पे भी कई सारे फंगल के स्पोर्स होंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, जैसे ही उन्हें सूटेबल कंडीशन मिलेंगी, तो वो स्पोर्स क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। जब तक उन्हें सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जो वार्म और ह्यूमिड प्लेस उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे। तो हमारे चारों तरफ भी कई सारे फंगल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हें क्या मिलना चाहिए? सिर्फ सूटेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मिलनी चाहिए और वो ग्रो कर जाएंगे। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? किंगडम फंजाई की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के स्ट्रक्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई का स्ट्रक्चर होता कैसा है? देखो, जितनी भी किंगडम फंजाई है वो सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। उनमें कई सारी सेल्स होती हैं, एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर। जितनी भी किंगडम फंजाई हैं सभी फिलामेंटस होते हैं, एक्सेप्ट इसका भी एक्सेप्शन है एक, ईस्ट जो कैसी होती है? ऐसी होती है, और इसी पे फिर चेन बनती जाती है, बड़ी में हमने देखी है। तो जो जितनी भी ईस्ट को अगर छोड़ते हैं तो जितनी भी किंगडम फंजाई हैं वो सब कैसी होती है? फिलामेंटस होती हैं। फिलामेंटस का मतलब है उनकी बॉडी ऐसे फिलामेंट की तरह होती है। ये फिलामेंट ब्रांच भी हो सकता है, ऐसे करके ब्रांच भी हो सकता है। ये फिलामेंट, ये न्यूक्लियस है, ये यहां पे ऐसे बॉडी कैसी होती है? ब्रांच बॉडी होती है, इनकी बॉडी ब्रांच होती है। तो फिलामेंटस अलग होती है। फिलामेंटस का मतलब होता है बॉडी कैसी होती है? फिलामेंट जैसी होती है। अब फिलामेंटस में
ये जो मैंने बनाया है, ये जो बनाया है एक फिलामेंट को बोलते हैं हाइफे, एक फिलामेंट को बोलते हैं हाइफे। लेकिन ऐसे कई सारे अगर हाइफे मिल जाएं, अगर मान के चलो ये एक हाइफे, एक और हाइफे, एक और हाइफे, एक और हाइफे, एक और हाइफे, ऐसे हाइफे अगर मिल जाएं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम जो एक सिंगल फिलामेंट होता है, जो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं हाइफे। और जब कई सारे हाइफे मिल जाते हैं तो जो मास ऑफ स्ट्रक्चर बनता है पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, माइसीलियम। अब जो हाइफे होते हैं, ये जो हाइफे होते हैं ये जो हाइफे होते हैं ये मेनली हाइफे जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ब्रांच्ड, और एक होते हैं अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड हाइफे और अनब्रांच्ड हाइफे। ब्रांच्ड हाइफे क्या होते हैं, जैसे कि ये एक फिलामेंट है किसी भी फंगस का, ये एक फिलामेंट है, तो जो ब्रांच्ड हाइफे होगा इसके अंदर हमें क्या मिलेगी, ब्रांचिंग मिलेगी देखने को। जैसे कि इधर से ब्रांचिंग, फिर इसके अंदर हमें ब्रांचिंग। ऐसा जो हाइफे होगा वो होगा ब्रांच्ड हाइफे, जिसके अंदर हमें ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। इसमें से कई सारी ब्रांच निकल रही है, इस सिंगल हाइफे में से कई सारी ब्रांच निकल रही हैं, वो होगा हमारा ब्रांच्ड हाइफे। अनब्रांच्ड हाइफे होता है जो एक सीधा फिलामेंट होता है जिसके अंदर हमें ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती, ये होगा हमारा अनब्रांच्ड हाइफे और ये होगा हमारा ब्रांच्ड हाइफे। तो हाइफे ब्रांचिंग के बेसिस पे मेनली दो तरह के होते हैं, ब्रांच्ड हाइफे और अनब्रांच्ड हाइफे। जैसे तुम आगे क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसमें स्ट्रक्चर में लिख रहे होंगे, कोई ब्रांच्ड होगा, जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे जो एस्कोमाइसिटीज होंगे, बेसिलोमाइसिटीज होंगे, वो कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। हमारा जो फाइकोमाइसिटीज होगा वो कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं आगे जो अगर तुम्हें किंगडम फंजाई डिटेल में समझना है, उसकी कांसेप्ट समझना है, तो तुम्हें ये टर्मिनोलॉजीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। हाइफे दो तरह के और होते हैं, एक होते हैं सेप्टेट हाइफे और एक होते हैं एसेप्टेट। जैसे कि ये एक हमने हाइफे बनाया, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से अलग करने के लिए हमने क्या बनाई, एक बॉल बनाई। इस बॉल को हम बोलते हैं सेप्टा, इसे बोलते हैं सेप्टा। जिस हाइफे के अंदर ये सेप्टा प्रेजेंट होते हैं उस हाइफे को बोलेंगे हम सेप्टेट फंगस या सेप्टेट हाइफे। लेकिन जिसके अंदर ये बॉल प्रेजेंट ना हो, मतलब सेप्टा प्रेजेंट ना हो, उसे बोलेंगे हम एसेप्टेट फंगस। उसे हम बोलेंगे एसेप्टेट फंगस। जो एसेप्टेट फंगस होता है, तुम देख रहे हैं इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस, ये सब क्या है, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियोटिक कंडीशन होती है, मतलब एक ही हाइफे के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इस मल्टी न्यूक्लियोट कंडीशन को हम बोलते हैं सीरोसिटिक कंडीशन। सीरोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लियोट हाइफे। ऐसे हाइफे जिनके अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं और वो न्यूक्लियस के बीच में इंटरवेनेशन या फिर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, वो होते हैं एसेप्टेट हाइफे। लेकिन जिस हाइफे के अंदर न्यूक्लियस के बीच में एक सेप्टा, एक बॉल प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं सेप्टेट हाइफे।
तो अभी मेनली हमने देखा क्या कि जो किंगडम फंजाई होती है वो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस का मतलब उसकी बॉडी होती है वो फिलामेंट जैसी होती है, फिलामेंट जैसी होती है उनकी बॉडी। और हमने देखा कि ईस्ट एक ऐसी फंगस है जिसके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर एक ही सेल होती है, इसीलिए वो यूनिसेलुलर फंगस होती है। उसके बाद हमने देखा कि एक फिलामेंट को हाइफे बोलते हैं, जब कई सारे फिलामेंट मिल जाते हैं तो उन्हें माइसीलियम कहते हैं। जो हाइफे होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं ब्रांचिंग के बेसिस पर, ब्रांच्ड हाइफे और अनब्रांच्ड हाइफे। ऐसे हाइफे जिनमें हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है, एक ही हाइफे से कई सारी ब्रांचें निकलती हैं, वो होता है ब्रांच्ड हाइफे। जिसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती वो होता है अनब्रांच्ड हाइफे, वो सिर्फ एक सिंगल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, वो होता है अनब्रांच्ड। दूसरा हमने हाइफे देखा कि कुछ होते हैं सेप्टेड हाइफे, कुछ होते हैं एसेप्टेड। जिन न्यूक्लियसों के बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है, एक वॉल प्रेजेंट होती है जो कि एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से अलग कर रही है, उसे बोलते हैं सेप्टा। और जिसके अंदर ये सेप्टा प्रेजेंट होते हैं जिस हाइफे के अंदर, उसे बोलते हैं सेप्टेड हाइफे। और जिसके अंदर ये न्यूक्लियस, कई सारे न्यूक्लियस एक ही हाइफे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में कोई वॉल नहीं होती, उन्हें बोलते हैं एसेप्टेड हाइफे। और जो एसेप्टेड हाइफे होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाते हैं, एक हाइफे के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे सिनोसिटिक कंडीशन बोला जाता है। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे। हम किंगडम फंजाई में बात करेंगे, किंगडम फंजाई न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। जो किंगडम फंजाई की जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो हम जानते हैं जो फफूंदी होती है उसके पास जो उनके पास प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेलिज है जो क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन इसके अंदर ये होती तो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल होने के बावजूद भी इसके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। तो प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं तो ये अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते, इसका मतलब जो फंगस है वो फोटोसिंथेटिक तो नहीं हो सकती। फोटोसिंथेटिक नहीं होने के साथ ये कैसा न्यूट्रिशन करेगी? हेटेरोट्रोफिक, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना प्राप्त करेगी। लेकिन हेटेरोट्रोफिक के अंदर भी हम जानते हैं कि जो फंगस होती है वो किसका काम करती है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करती है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या फिर इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। और दूसरा जो इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। होते क्या है ये? हम जानते हैं कि जब फंगस के पास क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगी, तो किसी दूसरे से खाना लेगी। दूसरे से खाना कैसे ले सकती है? या तो किसी सड़े गले पदार्थ से खाना ले सकती है, किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके खाना ले सकती है, तो उसे बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि तुमने फंगस को देखा होगा कई बार डंग पे, गोबर वगैरह पे और लकड़ियों पे, इन सब से अपना खाना लेती रहती है, तो वो होती है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जिसके अंदर जो फंगस होती है वो अपना न्यूट्रिशन किसी सड़े गले पदार्थ से जो खाना लेते हैं वो होती है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, उन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर वो फंगस आती हैं जो अपना खाना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जैसे कि किसी प्लांट के अंदर बीमारी करके खाना ले रही हैं, हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर जो सीरियस डिजीजेस कॉज करके खाना ले रही हैं, वो उसको वो न्यूट्रिशन जो कहलाता है वो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे फंगस न्यूट्रिशन लेती हैं। और भी कुछ तरीके हैं फंगस के न्यूट्रिशन लेने के, जैसे ये लाइकेन की फॉर्म में भी पाई जा सकती हैं। व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन क्या होता है? कुछ फंगस लाइकेन के फॉर्म में पाई जाती हैं। और लाइकेन क्या है? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। जबकि हम जानते हैं कि जो किंगडम फंजाई होती है वो लाइकेन की फॉर्म में भी पाई जा सकती है। लाइकेन मतलब क्या होता है? लाइकेन एक ग्रुप है। लाइकेन एक ग्रुप है। किस किस का ग्रुप है? फंगस का और एल्गी का। जब फंगस और एल्गी साथ साथ रहते हैं तो उसे बोलते हैं लाइकेन। इसमें होता क्या है कि जो एल्गी होती है, एल्गी किसका पार्ट है? प्लांट किंगडम का। और प्लांट किंगडम के पास हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो
ये दोनों कौन कौन, एलगी और फंगस साथ साथ रहते हैं, और एलगी क्या करती है, खाना बनाती है, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होती है, वो उस क्लोरोप्लास्ट की मदद से खाना बनाती है। और जो फंगस होती है वो फंगस, और इससे फंगस किससे खाना लेती है, उस एलगी से खाना लेती है। बदले में जो एलगी को फंगस, एलगी को क्या मिलता है, एलगी फंगस से क्या लेती है, मॉइस्चर लेती है, ह्यूमिडिटी लेती है, और एनवायरनमेंट प्रदान करती है कौन, फंगस। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होता है जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्मों को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। तो और फंगस हमें एक माइकोराइजा के फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होती है, माइकोराइजा जो फंगस होती है, फंगस क्या करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन with the root of higher plant। जो हायर प्लांट्स होते हैं, ये फंगस उनकी रूट में पाई जाती है। उनकी रूट में क्या करती है, ये प्लांट को अंदर से, सॉइल के अंदर से जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनको देती है, और खुद क्या करती है, उनकी जड़ के अंदर, प्लांट की जड़ के अंदर शेल्टर ले रही है, वहां पर रह रही है। तो ये भी ऐसे माइकोराइजा के फॉर्म में भी हमें किंगडम फंजाई देखने को मिल सकती है। तो हमने देखा कि ये जो न्यूट्रिशन लेने के इनके तरीके वो कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि ये इनके पास प्लास्टिडेक्शन होती है, तो हेटरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक हो सकती हैं, पैरासाइटिक हो सकती हैं, किसी सड़े गले से खाना ले सकती हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना ले सकती हैं। हो सकता है कि एलगी के साथ रह रही हो तो एलगी से खाना ले रही हो, और अगर किसी प्लांट की रूट में रह रही हैं तो प्लांट से खाना ले रही हैं, और उसके बदले में क्या दे रही हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट सॉइल से निकाल के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को दे रही हैं। तो ऐसे भी इनके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है। पूरी किंगडम फंजाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसका रिप्रोडक्शन, कि फंगस में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो फंगस में रिप्रोडक्शन के कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव मेथड। पहले हम वेजिटेटिव मेथड की बात कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव मेथड के अंदर, इसमें जो वेजिटेटिव मेथड जो रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव के अंदर मेनली 3 तरीके से होता है। एक सबसे कॉमन जो पाया जाता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, इसके अंदर हमें बडिंग देखने को मिलता है, बडिंग, और तीसरा इसके अंदर हमें फिजन देखने को भी मिलता है। तो मेनली 3 तरीके से इसमें हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मेनली हमें हर क्लासिफिकेशन, चाहे फाइकोमाइसिटीज हो, एस्कोमाइसिटीज हो, बेसिलोमाइसिटीज हो, ड्यूटेरोमाइसिटीज हो, सबके अंदर हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। बडिंग हमें ज्यादातर यीस्ट में देखने को मिलता है, और फिजन भी हमें लगभग एस्कोमाइसिटीज में ही देखने को मिलता है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन। किंगडम फंजाई में एसेक्सुअल प्रोडक्शन कई सारे एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है। और ये एसेक्सुअल स्पोर्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया, ये सभी क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये बनते कैसे हैं, जैसे कि मान के चलो ये एक माइसीलियम है, ये क्या है, कई सारे हाइफे ग्रुप हो गए और क्या बना दिए, माइसीलियम बना दिए। इस माइसीलियम पे क्या बनती है, एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। मान के चलो ये क्या बनी, एक फ्रूटिंग बॉडी बनी, ये क्या बनी, एक फ्रूटिंग बॉडी बनी। इसको क्या बोला हमने, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी पे क्या बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। अगर एसेक्सुअल स्पोर्स किसी एक कवरिंग के अंदर बनते हैं, ये स्पोर्स अगर इस कवरिंग के अंदर बनना है, जैसे कि ये स्पोर्स है और ये किसके अंदर बनना है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बनना है, तो इसे बोलेंगे हम एंडोजीनस स्पोर्स। इसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनस स्पोर्स। लेकिन अगर इसी जगह एक और माइसीलियम है,
और उसके फ्रूटिंग बॉडी बनी, ये क्या बन गई फ्रूटिंग बॉडी, और इस पे क्या बनते हैं डायरेक्टली स्पोर्स बनते हैं, डायरेक्ट स्पोर्स बनते हैं, किसी कवरिंग के अंदर नहीं बनते, ये क्या है स्पोर्स। तो इसे बोलेंगे हम एक्सोजीनस स्पोर्स। तो ऐसे एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। जू स्पोर्स जो होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, जैसे कि ये एक स्पोर्स है जू स्पोर, और इनके पास क्या होगा फ्लैजिला होगा लोकोमोशन के लिए। और ये जू स्पोर्स जो होंगे ये हमेशा किसमें बनेंगे, ये हमेशा एंडोजीनस स्पोर्स होंगे, एंडोजीनस। एप्लानोस्पोर्स जो होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, और ये भी हमेशा एंडोस्पोर्स मतलब कवरिंग के अंदर ही बनेंगे। और जो कॉनिडिया होते हैं ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं एक्सोजीनस होते हैं, ये हमेशा कवर के बाहर बनेंगे। तो मेनली 3 तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स बन सकते हैं, जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, कॉनिडिया। सबसे पहले क्या होगा, माइसीलियम क्या बनाएगी, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी। उस फ्रूटिंग बॉडी पे अगर स्पोरेंजियम बनता है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। अगर कवर के अंदर स्पोर्स बनना है तो एंडोजीनस स्पोर, अगर बिना कवर के बनना है तो एक्सोजीनस। अगर मोटाइल स्पोर्स हैं और कवर के अंदर बनना है तो जू स्पोर। अगर नॉन मोटाइल है और कवर के अंदर बनना है, जैसे कि इनके पास फ्लैजिला नहीं है, तो ये कैसे हैं एप्लानोस्पोर। और कॉनिडिया होते हैं जो कि कवरिंग के बाहर बनते हैं, वो कहलाते हैं कॉनिडिया। नेक्स्ट जो अभी हमने देखा वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन के द्वारा। हमने देखा सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे हुआ था एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, जो थे हमारे जू स्पोर, एप्लानोस्पोर और कॉनिडिया। अब हम देखेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में हम जानते हैं जितनी भी फंगल बॉडी होती है, ऑल फंगस आर हैप्लॉइड। जितनी भी फंगस होती है सब कैसी होती हैं हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड का मतलब एन, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये एक हाइफे, और ये एक दूसरा हाइफे। अब जब सेक्सुअल प्रोडक्शन है तो इसमें गैमेट बनेंगे। तो मान के चलो इसने बनाया, ये है मेल हाइफे और ये है एक फीमेल हाइफे। तो इसने बनाया मेल गैमेट और इसने बनाया, ये क्या है तुम्हारा, ये है, इसने बनाया मेल गैमेट और इसने बनाया फीमेल गैमेट। फीमेल बॉडी ने फीमेल गैमेट, मेल बॉडी ने मेल गैमेट। अब ये जो गैमेट होंगे ये क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने पे इनमें क्या होगी, सबसे पहले होगी इनकी जो साइटोप्लाज्म होगा, वो जो साइटोप्लाज्म होगा सिर्फ वही फ्यूज करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले होगी प्लाज्मोगेमी, है ना। इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वही फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस इसके फ्यूज नहीं करेंगे। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब है जब दो गैमेट के साइटोप्लाज्म फ्यूज करके और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, उस स्टेज को बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। और इसमें ये जो दो न्यूक्लियस हैं, ये जो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इन्हें बोलेंगे हम डाइकैरियन स्टेज। फिर इस के बाद प्लाज्मोगेमी के बाद इसमें क्या होगी, ये जो न्यूक्लियस हैं ये भी क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे और एक जायगोट बना देंगे। ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा जायगोट। और इस जायगोट के अंदर होगी मियोसिस, और मियोसिस के दौरान बनेंगे इसमें स्पोर्स। मियोसिस से बने स्पोर्स। ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से टर्मिनेट करने के बाद क्या बना देंगे,
कोई भी हाइफे बना देंगे। तो ऐसे इसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसके प्लॉइडी की बात करें तो ये होंगे हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। गैमेट जो बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे, तो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। माइटोसिस से हमेशा हैप्लॉइड गैमेट ही बनते हैं। और हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज किए इस जगह पे, तो इस जगह पे जो डाइवोट होगा वो कैसे होगा, 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। और डिप्लॉइड के अंदर मियोसिस होने पे स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स दोबारा से जहां भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये दोबारा से क्या बना देंगे, हाइफे ही बना देंगे। तो ऐसे सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो ये डाइकैलम स्टेज नहीं बनती, डायरेक्ट ये जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं ये डायरेक्ट फ्यूजन के दौरान क्या बना देते हैं, जायगोट बना देते हैं। इसे जायगोस्पोर्स भी कहा जाता है उस फाइकोमाइसिटीज में। लेकिन हम क्लासिफिकेशन अगली वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।